आप देख रहे हैं एवीपी न्यूज, खबर हमारी, फैसला आपका। नमस्कार, एवीपी न्यूज की तरफ से मैं सुपर्णा मुखर्जी आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे कार्यक्रम व्यक्ति विशेष के अंतर्गत हम पहुंच चुके हैं एक ऐसे व्यक्तित्व के पास जिन्हें शायद परिचय की कोई आवश्यकता नहीं है। गोरखपुर का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो शायद मनकेश्वर जी को नहीं जानता होगा। इन्हें परिचय की ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं इनका संक्षिप्त परिचय दूं। मनकेश्वर जी हमारे एमजीपीजी कॉलेज के प्रबंधक हैं, एमजीआईसी कॉलेज के सचिव हैं और रोटरी क्लब इंटरनेशनल एनजीओ उसके पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। और आज हम सबके बीच एक समाज सुधारक, समाज के लिए चिंतित एक जिम्मेदार व्यक्तित्व का रोल प्ले कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि वो एक कोरोना की जंग को जीत के हम सबके बीच आ चुके हैं, बिल्कुल स्वस्थ है हमारे सामने। हम सुनते हैं उन्हीं से, उन्हीं की ज़ुबानी कि आखिर क्या उनके साथ तकलीफ़ें हुई, क्या दिक्कतें हुई और जहाँ पे वो एडमिट थे यानी कि बीआरडी कॉलेज, वहाँ की किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। धन्यवाद सुपर्णा जी और एवीपी न्यूज़ को मेरी ओर से शुभकामनाएं। मैं 5 जुलाई तक पूरी तरह 6 जुलाई तक स्वस्थ था। 7 को सुबह मुझे जुकाम और बदन दर्द और मुझे ऐसा लगा कि फ़ीवर है, तो 99.8 फ़ीवर आया और उसके बाद से मैंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया घर पे। और 3 दिन के बाद फ्राइडे को मैंने अपना टेस्ट कोरोना का कराया, क्योंकि मेरे मन में आ गया था कि शायद मैं कहीं एक्सपोज हो गया हूं और मैं संक्रमित हो गया हूं। रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मैं शुक्रवार की रात 10 बजे मेडिकल कॉलेज में मैं चला गया। मेडिकल कॉलेज में उस रात में तो जाने के बाद मैं सो ही गया। सुबह मैंने देखा कि मेरे ही वार्ड में कमिश्नर साहब के पीए माननीय स्वर्गीय संजय शर्मा जी भी हैं। उस समय वार्ड में 10-12 ही मरीज़ थे हमारे वार्ड में। चूँकि जैसा मेरी अपनी आदत है कि हर जगह सजग और सचेत रहना, तो हम लोगों ने, संजय जी ने आपस में बात की कि भाई क्या क्या दिक्कतें हैं। उस वार्ड नंबर 3-4 के बीच में 2-2 शौचालय थे, एक महिला का अलग और पुरुषों का अलग, लेकिन महिलाओं का बंद था। तो संजय जी ने प्रिंसिपल साहब को फ़ोन लगाया, उनको कहा कि भाई इसको खुलवाइए, पुरुष महिला एक ही में जा रहे हैं। तो खैर शाम तक वो खुला शनिवार को और वो सारी चीज़ें हुई। वहाँ पे भोजन बाहर से सप्लाई थी, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना सब आता था। शनिवार को मेरी थोड़ी तबीयत बिगड़ गई और मुझे आईसीयू में जाना पड़ा। आईसीयू में जाते ही मेरा ब्लड टेस्ट लिया गया, बीपी मॉनिटरिंग होने लगी, सब कुछ हुआ और मुझे लगा कि बहुत डॉक्टर्स, सभी लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। चूँकि मेरी बेटी भी एक डॉक्टर है, तो मैंने उसको एक पोस्ट लिखा कि मुझे फ़ख्र है कि मैंने अपने एक बच्चे को डॉक्टर बनाया, क्योंकि यहाँ पर मैं कोरोना मरीजों की सेवा करने वाले डॉक्टर और नर्स और सफाई कर्मियों की मेहनत देख के अभिभूत हूँ। वहीं से मैंने एक मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा कि ये सुविधाएं यहाँ पे दी जानी चाहिए। वो पोस्ट भी मेरा काफ़ी सोशल मीडिया में आया। उसके बाद से मैं मंगलवार को लगभग बेहतर फील करने लगा, तो मुझे पुनः वार्ड में भेज दिया गया। मैं वार्ड नंबर 4 में जगह नहीं खाली था, 3 में आ गया। बुधवार को जब मैंने संपर्क किया अपने संजय शर्मा जी के लिए, तो उनकी वाइफ ने बताया, जो वहीं पे भर्ती थी और बिटिया भी उनकी, कि वो अब आईसीयू में चले गए। तो मैंने उनको ढांढस दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मैंने ये महसूस करना शुरू किया कि जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज का जनरल वार्ड है, अब की क्या स्थिति है मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने ये देखा अखबारों में आया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सचेत किया है मेडिकल कॉलेज को और काफ़ी सुधार वहाँ पे हुए हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन उस वक्त वार्ड में सिर्फ एक ऑक्सीजन की चेकिंग होती थी, बाकी कोई चेकिंग वार्ड के मरीज़ की नहीं होती थी। न तो उसका ब्लड प्रेशर चेक होता था, न शुगर चेक होता था, न टेम्परेचर चेक होता था। बस हमें पैरासीटामॉल, विटामिन सी, जिंक की गोलियां दे दी जाती थी कि आप इसे खाएं, और हम लोग पड़े रहते थे। अगर किसी मरीज की हालत बिगड़ती थी तो फिर उसको
आईसीयू में भेजा जाता था। इन सारी चीज़ों को देख के मुझे ये लगा कि ये प्रॉपर नहीं है। हम आईसीयू में जाएं उसके पहले यहाँ पर भी हमारा ब्लड टेस्ट होना चाहिए कि हमारे बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन क्या है, सीबीसी कितनी है, सीआरपी क्या है। ये सारी चीज़ें जो आईसीयू में हो रही हैं वो यहाँ भी होना चाहिए। मेडिकल कॉलेज के पास अपना अच्छा बड़ा पैथोलॉजी लैब है, लेकिन वो चीज़ें नहीं थी। मैं रोज़ाना संजय शर्मा जी से की पत्नी से उनका हालचाल लेता था। उनके पास भी यही हालचाल रहता था कि भाई साहब वो वहीं पर हैं। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि नहीं, उनको पीजीआई शायद भेजा जा रहा है। तो वो चिंतित थी कि कैसे वो अकेले जाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, आप अपने भाई वगैरह से कह दें, वो पीपीई किट पहन के एम्बुलेंस में उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन अचानक रविवार को मैं अपने घर पे 8 बजे बात कर रहा था, तब तक शहर के एक मित्र का फ़ोन आया कि वो संजय शर्मा जी की खबर आपने सुनी। तो हमने कहा कि हाँ, वो आईसीयू में है। क्यों? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। तो मैं अवाक हो गया। मैंने अपने परिवार को कहा कि मैं फ़ोन काट के मैं दौड़ता हुआ वार्ड नंबर 4 में गया। वहाँ मैंने उनकी पत्नी को खोजा तो वो नहीं दिखी। नर्स से पूछा तो नर्स ने बताया कि हाँ, उनके पतिदेव का देहांत हो गया और वो आईसीयू में उनको ले जाया गया है। मुझे बेहद शौक लगा और उस दिन रात भर मैं पूरी रात सो नहीं पाया। और लगभग 2 बजे रात में तो मुझे जैसे ये लगने लगा कि मेरी तबीयत न ख़राब हो जाए। और मैं बैठा और फिर मैंने वो पोस्ट लिखी सोशल मीडिया पे कि संजय शर्मा जी, ये सही नहीं हुआ। और वो मैं 2 बजे से मैं बहुत धीमे टाइप कर पाता हूँ। लगातार 5 बजे तक 3 घंटे में मैंने वो पोस्ट लिखी और लिखने के बाद मैंने उसको सोशल मीडिया पे डाला। मेरी रिपोर्ट जांच हुआ तो पॉजिटिव आ गई। लेकिन मेरे मन में ये आ गया था कि यहाँ पे जो देखभाल होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। ईश्वर की कृपा थी कि फातिमा में प्राइवेट में लेवल 2 का हॉस्पिटल वो शुरू हो चुका था। तो मैंने मेडिकल कॉलेज से निवेदन किया कि मेरा ट्रांसफ़र आप कर दें और मैं 22 तारीख को फातिमा आ गया। वहाँ जब मैं आया तो मुझे दिखा कि वहाँ पे वार्ड में कुछ नहीं हो रहा था। यहाँ के जनरल वार्ड में आते ही ब्लड निकाला गया, मेरा ब्लड टेस्ट होने गया। सुबह मेरी ईसीजी हुई, मेरा शुगर टेस्ट हुआ, मेरा ब्लड प्रेशर चेक हुआ। और ये सिर्फ एक बार नहीं, ईसीजी छोड़कर ये सारी जांच सुबह शाम वहाँ पे नर्सेज कर रही थी पीपीई किट पहनकर। तो मुझे बेहद दुख हुआ। और इसी की मैं एक घटना बताना चाहूँगा आप लोगों को। शायद बृहस्पतिवार या शुक्रवार की बात थी। संजय शर्मा जी की मृत्यु के पहले की ये घटना है कि एक महिला 4 बजे के आसपास मेरे वार्ड नंबर 3 में आई, भर्ती हुई। मेरा बेड नंबर 5 था, उनका बेड नंबर 12 था। वो प्लग नहीं लगा पा रही थी। मुझसे उन्होंने पूछा, मैंने बताया, उनका मोबाइल चार्जिंग का प्लग लग गया। फिर वो कंबल ओढ़कर सो गई। मात्र 2 घंटे के बाद 6 बजे के आसपास हम लोगों ने देखा कि उनकी सांस कुछ बहुत तेज़ चल रही है। हम लोगों ने नर्स को आवाज़ दी कि देखिए क्या बात है। नर्स आई। उतनी देर में नर्स ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसके भाव से लगा कि उनका देहांत हो चुका है। फिर डॉक्टर आए। फिर जो सारी पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती हैं इसके सब इलाज की कि हाँ सब इलाज किया गया। लेकिन 4 बजे से 6 बजे तक न उनकी कोई जांच हुई थी, न कुछ भी हुआ था। मुझे ये लगता कि शायद अगर उस महिला की जांच 4 बजे भर्ती होने के बाद या उनकी मेडिकल हिस्ट्री पूछ ली गई होती कि हाँ उनको कोई और पहले से तो बीमारी नहीं है, उन पर ध्यान दिया गया होता, तो मात्र हम लोगों के सामने जनरल वार्ड में मौत तो ईश्वर के द्वारा निर्धारित है, कहीं पे भी हो सकती है, लेकिन कुछ किया जा सकता था। आज हम लोग कहते हैं कि जब तक जीवन है तब सांस है, तब तक आस है। तो मुझे बेहद अंदर से दुख और क्रोध आया और मैंने मेडिकल कॉलेज से निकलने का निर्णय लिया और मैं फातिमा आया। फातिमा में 5 दिनों के बाद फिर मेरा टेस्ट हुआ। कोरोना बीमारी के बारे में 2 बातें मैं और कहना चाहूँगा। भगवान के लिए इसे मैं मीडिया से भी कहना चाहूँगा कि सामाजिक तिरस्कार की बीमारी मत बनाइए। आज की हालत ये मैं वार्ड में देख कर आया हूँ। मेडिकल कॉलेज में 50 लोग थे, 48 लोग। बच्चे 10 दिन से फ़ोन नहीं करते थे। पिता को पुत्र का फ़ोन नहीं आता था। पुत्र मेरे सामने एक मनोज पांडे थे, बम्बई के, गोरखपुर आए थे, बीमार हुए थे। उनकी माँ जब फ़ोन करती थी तो वो रोते थे
जो वहाँ पे सब अकेले हैं मरीज, तो परिवार के सहयोग और समर्थन की जरूरत है। आपके घर में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ भी जाए, होम आइसोलेशन करें ना। बाजार में 1200 800 की पीपी किट मिल रही है, ना पीपी किट मिले, आप पूरी तरह बरसाती पहन लें, सर को बांध लें, मास्क लगा लें, फेस शील्ड लगा लें, और अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप जो पॉजिटिव हो गए हैं उनके पास बैठे नहीं, लेकिन जो ये होता है कि खाना उनके कमरे में सरका दिया जाए, यह तिरस्कार हमारे मनोबल को तोड़ रहा है। और जब आत्मबल टूट जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। ये वैज्ञानिक सिद्धांत है। सिर्फ भोजन करने से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती है, सकारात्मक ऊर्जा जो परिवार से मिलती है, समाज से मिलती है, उससे इम्यूनिटी बढ़ती है। ये बहुत कम किया जा रहा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। जो हालत है देश की, प्रदेश की, पूरे प्रदेश में कंप्लीट 3 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए, सब चीज़ों को बंद किया जाए जैसे पहले बंद किया गया था, और घर घर में एंटीजन टेस्ट जो गवर्नमेंट करा रही है उसको मेडिकल स्टाफ को भेजकर इसमें स्काउट की मदद ली जाए, सिविल डिफेंस की मदद ली जाए, क्योंकि उस टेस्ट में कुछ नहीं करना है, गले के अंदर से स्वाग लेना है, उसमें डाल देना है, ताकि जो बीमार है वो चिन्हित हो, उसे हम आइसोलेट करें। जो बीमार नहीं है वो घर में स्वतंत्रता के साथ रहे। इस समय गोरखपुर में मुश्किल से 300-350 बेड की व्यवस्था है। अभी शायद अगस्त के बाद मुख्यमंत्री जी महाराज जी ने कहा है कि बाल लोक विभाग का भी 300 बेड हो जाएगा तो 600-700 हो जाएगा। लेकिन जिस तेज़ी से प्रतिदिन 250 मरीज मिल रहे हैं, 600-700 बेड की क्या औकात है। एक मरीज को 12 दिन तक तो वार्ड में रहना ही रहना है, क्योंकि 12वें दिन प्रोटोकॉल के अनुसार उसका चेकअप होता है, और अगर वो पॉजिटिव आ गया तो फिर 5वें दिन होगा। तो 17 दिन मिनिमम 12 दिन आप समझ लें तो कितने बेड की ज़रूरत है। तो घर में ही आइसोलेशन करना होगा। घर में मेरा निवेदन है एबीपी न्यूज़ के माध्यम से कि आप अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने पति, अपने पत्नी को अकेला न छोड़ें, अपनी सुरक्षा के साथ उसकी सेवा करें, उसको लेकर डॉक्टर से कंसल्ट करें टेलीफोन पर कि क्या दवा, और जरा सा भी ऑक्सीजन कम महसूस हो, सांस लेने में दिक्कत हो तो तत्काल डॉक्टर जो हॉस्पिटल प्रिस्क्राइब्ड है, मेडिकल कॉलेज फातिमा, पेनेसिया या और जो भी सामने आ रहे हैं उनके सामने, उनमें आप भर्ती कराएं। कोरोना से हम जीत सकते हैं, मैं जीत कर आया हूँ, लेकिन मेरा परिवार मेरे साथ था, मेरे मित्र मेरे साथ थे। प्रतिदिन मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आते थे कि आप स्वस्थ होंगे। वो शायद मुझे विटामिन सी और जिंक की गोली से ज़्यादा मुझे ताकत देता था। मैं चाहूँगा कि यही सकारात्मक लगाव हम कोरोना मरीज के साथ दिखाएं, वो स्वस्थ होंगे। डेथ रेट मात्र 2% है, कुछ भी नहीं है। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां आई हैं, कैंसर से उससे ज़्यादा लोग मरते हैं। प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में जितने लोगों की मौत होती है उससे कम मरीज कोरोना से प्रतिदिन मरते हैं। लेकिन हम लोगों ने कोरोना को एक बहुत भयावह ऐसी छुआछूत की बीमारी बना दिया है कि अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता को हम लोग नहीं देख रहे हैं। इसे रोका जाना चाहिए, यही मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा, और सरकार से ये कहना चाहूँगा कि घर घर में जांच कराई जाए। बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ को।